गर्मी में गांव वाली के सस्ते वर्सेस शहरी बहू के महंगे शौक। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली, हमारा भी अब अच्छा सा घर है। चलो बच्चों, घर के अंदर चलते हैं। शांति अपने परिवार के साथ घर में जाती है और अच्छा खासा घर देख पूरा परिवार खुश होता है। हमारा घर जितना सुंदर बाहर से है उतना ही सुंदर अंदर से। मैं तो चली घर देखने। भाभी रुको, मैं और विनीता भाभी भी तो हैं। इतना बोलकर निशा, काजल और विनीता घर देखने लगती हैं, जिसमें से घर का सबसे बड़ा वाला कमरा निशा लेती है। माँ जी, घर का ये सबसे बड़ा कमरा है, इस कमरे में तो मैं ही रहूंगी। आखिर मैं शहरी मॉडर्न बहू हूँ, मेरे पास बहुत सारे सामान है और इस कमरे का अलमीरा भी बहुत बड़ा है, मेरे सारे सामान अच्छे से आ जाएंगे। पर बहू, ये कमरा तो बड़ी बहू ने अपने लिए बनवाया था। कोई बात नहीं माँ जी, अगर निशा को मेरा कमरा पसंद आ गया है तो ये कमरा उसे ही दे दो, मैं निशा का कमरा ले लूंगी। इस तरह निशा बड़ा कमरा ले लेती है। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन खाना बनाते हुए, कितनी गर्मी हो गई है ना दीदी, आपको पता है मैं तो सारी रात सही से सो भी नहीं पाई। मैंने तो दिवाकर से कह दिया कि वो अपने कमरे के लिए एसी लगवाए। वो सब तो ठीक है निशा, पर तुम तो जानती हो ना, हमने बैंक से लोन लेकर घर लिया, पहले घर का लोन तो चुक जाने देती। दीदी आप गांव की हैं, बिना पंखे के भी रह लेंगी, पर मैं तो शहरी हूँ, हम बिना एसी के नहीं रह सकते। मैंने यहाँ कर इतनी एडजस्टमेंट कर ली, वरना मेरे घर में तो हर कमरों में एसी था, इसीलिए मैं किश्तों पर एक एसी निकलवा लूंगी। वैसे भी जेठ जी कम कमाते हैं, आपके देवर नहीं। विनीता के समझाने पर भी निशा नहीं मानती और शाम को दिवाकर के आते ही उसके साथ दुकान से एक एसी फाइनेंस करवाकर घर आ जाती है। कुछ ही दिनों में निशा के कमरे में एसी लग जाता है। माँ जी, आप कहाँ मेरे कमरे से बाहर जा रही हैं? यहीं बैठिए, रहिए ठंडी ठंडी, एसी की हवा खाइए। नहीं बहू, मुझे एसी की आदत नहीं। मैं क्या कह रही थी तुझे, अगर तूने एसी फाइनेंस करवाई तो 2 करवा लेती, छोटी छोटी बड़ी बहू के भी कमरे में एसी लग जाती। नहीं नहीं माँ जी, मुझे एसी की जरूरत नहीं है और पहले से ही एक कर्ज सर पर है, मैं दूसरा कर्ज नहीं लेना चाहती। मेरे कमरे में जो कूलर है वो अच्छा चल रहा है, मैं अपने लिए एक टेबल फैन ले आऊंगी, फिर मुझे गर्मी नहीं लगेगी। माँ, बड़ी भाभी कितनी अच्छी और समझदार है ना। छोटी भाभी, आपको ना अपनी गाँव की जेठानी से कुछ सीखना चाहिए। इसे समझदार नहीं, बेवकूफ कहा जाता है। अगर हम यही सोचते रहे कि पैसा होगा तब लेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोग जिस घर में इतने ऐशो आराम से रह रहे हैं, ये भी मेरी बदौलत हुआ है, वरना आप लोग तो आज भी उस कच्चे मकान में रहते। निशा की ऐसी बातें सुनकर सभी को काफी बुरा लगता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और ऐसे ही एक दिन विनीता बाहर से 2 किलो दूध लाकर खुद दही जमाती है और दही से लस्सी अपनी गांव की जेठानी को गर्मी में इतनी मेहनत करता देख निशा उस पर हंसने लगती है। दीदी, आप हर चीज में जुगाड़ क्यों करती हैं? ये लस्सी तो हम बाहर से भी खरीद कर ला सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो सस्ते और जुगाड़ू शौक पसंद है। निशा, अगर हम इतने पैसों में बाहर से लस्सी लेते तो सिर्फ लस्सी ही पी पाते, हमें दही दूध खाने को नहीं मिलता। देखो, दूध लाने से मैंने ना सिर्फ लस्सी दही जमाई बल्कि मलाई जमाकर घी भी बनाया है। आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज ही मार्केट से मिक्सी, ओवन, फ्रिज और रसोई की कुछ जरूरत की चीज लेकर आऊंगी, ताकि आपकी तरह इन गर्मी में दही मारकर लस्सी ना बनाना पड़े और झटपट अपने लिए कुछ ठंडा जूस बना सकूं। निशा, पहले ही हमारे ऊपर इतना कर्ज है और तुम फालतू की चीज लाकर और कर्ज क्यों करना चाहती हो? इतने महंगे शौक सही नहीं है। दीदी, आप गाँव की गवार हैं, गाँव के लोगों की आदत होती है कंजूसी करने की, पर मैं शहरी हूँ, मॉडर्न हूँ, मुझे पता है कैसे सेविंग करनी है और कैसे खर्च करना है, किस जगह किस वक्त किस चीज को लाना है, मैं आपसे बेहतर तरीके से जानती हूँ। एक बार फिर निशा अपनी जेठानी की बात न सुनकर वहां से तिल मिलाकर चली जाती है और रात को जब दिवाकर आता है तो अपने पति से 20,000 रुपए मांगती है। दिवाकर, तुम महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो, फिर भी मुझे कुछ नहीं देते। 20,000 रुपए ही तो मांग रही हूँ, मेरे पास गर्मियों के कपड़े भी नहीं है। निशा, खर्चा ही इतना है कि 1 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं। बैंक का लोन जाना है, एक की किश्त जानी है, तुम मिक्सी और ग्राइंडर के लिए अलग से पैसे मांग रही हो और फिर तुम्हें कपड़ों के लिए भी पैसे चाहिए। भाभी को इतनी अच्छी सिलाई आती है, वो सूती कपड़े से अपने लिए सूट साड़ी बनाती है, उनसे कह दो। दिवाकर, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं जेठानी के हाथों का बना हुआ 3rd क्लास सूती कपड़ा पहनूं। निशा दिवाकर से लड़ने लगती है, जिसके बाद दिवाकर निशा को कुछ पैसे देता है और अगले ही दिन निशा काजल के साथ मॉल जाती है और वहां से मिक्सी, ग्राइंडर, ओवन जैसे रसोई के कुछ सामान के साथ अपने लिए 1 पीस लॉन्ग स्कर्ट जैसे कपड़े लेकर आती है और घर वालों को दिखाती है।
ये देखो माँ जी, मैं पूरे 20,000 रुपए की शॉपिंग करके आई हूँ, जिसमें से 15,000 का मैंने अपने और काजल के लिए कपड़े खरीदे। देखिए सारे कपड़े कितने मुलायम हैं। मेरी अलमारी खाली थी, अब मैं अपनी अलमारी भरूंगी और डेली बदल बदल के नए कपड़े पहनूंगी। माँ मेरी ये स्काई ब्लू वाली वन पीस देखो, इस गर्मी जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। काजल, तेरी भाभी के तो महंगे शौक हैं, उसके साथ तूने भी महंगे शौक पाल लिए। बहू, अगर तू ये पैसे बचा लेती तो कुछ कर्ज चुक जाता, और ऊपर से तू रसोई के सामान भी उधार लेकर आई है। शांति अपनी बहू बेटी को समझा रही होती है कि तभी वहां विनीता सूती कपड़े के सूट बनाकर लाती है। काजल, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो मैंने तुम्हारे लिए सूती कपड़े का सूट बनाया है, तुम कहोगी तो इस पर कढ़ाई भी कर दूंगी। अब जल्दी से पहन कर बताओ। और निशा, अभी घर में कुछ सूती कपड़े रखे हुए हैं, बहुत कम दाम पर बाजार में मिल रहे थे तो मैं लेकर आ गई। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बना देती हूँ। बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? दीदी, मुझे डिजाइनर कपड़ों का शौक है, मुझे आपके हाथों के बने कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है। कितनी गर्मी हो रही है, मैं चली अपने कमरे में। इतना बोलकर निशा मुंह बनाकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और गुजरते समय के साथ निशा मार्केट से सस्ते सूती कपड़े लाती है और घर में ही बैठकर सभी के लिए कपड़े बनाती है। यहाँ तक कि वो अपने देवर और पति के लिए भी शर्ट बनाती है। देवर जी, आज आप यही शर्ट पहन कर जाना, आपको गर्मी कम लगेगी, और क्योंकि ये सूती है तो सारा पसीना भी सूख जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको ये कपड़े पहनने की, मैं जो आपके लिए पॉलिस्टर की शर्ट लेकर आई थी आप वही पहनो। निशा, जॉर्जेट, पॉलिस्टर, सिल्क जैसे कपड़े पहनने की वजह से गर्मी में तुम्हारे शरीर पर रैशेज निकल रहे हैं, और फिर भी तुम सूती कपड़े पहनने से मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे सूती कपड़े नहीं पसंद। सूती कपड़े गांव के बुजुर्ग बुढ़े लोग पहनते हैं और हम बुढ़े नहीं हैं। निशा अपनी जेठानी से लड़ी रही होती है कि तभी दिवाकर के पास बैंक से कॉल आता है। सर, 2 महीने से आपने अपनी किस्त नहीं भरी है। अगर आपने इस महीने भी किस्त नहीं भरी तो मजबूरन हमें आपके घर पे नोटिस भेजना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, मैं करता हूं इस महीने में कुछ। फोन पर बात करते हुए परेशान दिवाकर वहां से चला जाता है और निशा विनीता को समझ ही नहीं पाती। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और अब निशा के पास कर्जदारों के फोन आने लगते हैं। मैडम, आपने एसी लेने के बाद एक भी किस्त नहीं भरी। भैया, घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं 1-2 दिन में कुछ करती हूँ। क्या हुआ बहू, तू कुछ परेशान लग रही है? दिवाकर भी कुछ दिनों से सही से बात नहीं कर रहा, और देख तेरे शरीर पर कितने दाने हो गए। तू आज ही मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। माँ जी, डॉक्टर के पास तो तब जाऊंगी ना जब हाथ में पैसे होंगे। सारे पैसे तो मैंने अपने महंगे शौक पूरे करने में खत्म कर दिए। आप और दीदी बिल्कुल सही कहती थी, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी उसकी चादर हो। कर्जदारों के अब पूरे दिन फोन आते हैं, मैं और दिवाकर सारी रात सो नहीं पाते। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। आपसे भी कुछ नहीं बोल सकती, न ही दीदी से मदद ले सकती हूँ, क्योंकि घर तो जेठ जी ही चला रही है। निशा, ऐसा क्यों बोलती हो? हम एक परिवार है और तुमने अकेले नहीं, हम सबने मिलकर लिया है। माँ जी, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अब तो हमें गांव में रहना नहीं, सोच रही हूँ गांव में जो छोटा सा खेत है उसे बेचकर ही चुका दूं। इस तरह विनीता अपने सारे पैसे अपनी देवरानी को दे देती है, जिससे वो एसी वाले और बाकी कर्जदारों का कर्ज चुकाती है। तो वहीं खेत बेचकर मिले पैसे शांति बैंक वालों को देती है। साथ ही 6 महीने तक विनीता अपने पति से पैसे लेकर बैंक का लोन चुकाती है। समय यूं ही गुजरता है और पूरा परिवार विनीता के साथ थोड़ी सी कंजूसी करके सारे कर्ज चुका देता है, और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे अपने शौक पूरे करते हैं। साथ ही इन 1 साल में निशा की सोच भी बदल जाती है। जब मैं कर्ज तले दब गई थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि कर्ज खत्म करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर मैं अपने शौक पूरे कर पाऊंगी। दीदी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मैं हीरो का हार ले पाई हूँ। ऐसा मत कहो निशा, ये तुम्हारी मेहनत के पैसों से आए हैं। इसे कहते हैं परिवार, सुख दुख का साथी। इस तरह अब निशा अपने परिवार के साथ मिलकर रहती है और अपने परिवार के महंगे शौक पूरे करती है। अरे सावित्री बहन, इतना सोच विचार क्या कर रही है? अरे लड़के वालों ने अच्छा खासा घर मकान बनवा रखा है, खाते पीते खानदान से हैं। गांव में खूब सारी खेती बाड़ी भी है, और क्या चाहिए? आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखेंगे जी, और लोग भी एक नजर देखकर बोलेंगे क्या अव्वल दर्जे का दामाद उतारा है। पंडित जी, मुझे मेरी कोमल के लिए ये रिश्ता स्वीकार है, आप बात आगे बढ़ाइए। ये हुई ना सावित्री बहन बात। अब तो आप कार्ड छपवाइए। लड़के वालों को तो कोमल बिटिया पहले से ही पसंद है। मेरी दक्षिणा तैयार रखिएगा। जल्दी द्वार पर लड़के वालों संग बारात लेकर आता हूँ। आपके मुंह में भी घी शक्कर। पंडित जी नमस्कार। थोड़े दिनों में दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू होती है और बड़े धूमधाम से विशाल कोमल की शादी होती है और विदाई होकर वो ससुराल में आती है। पर क्या होगा बेचारी बहू का जब उसके आगे
बैंगन खाने वाला ससुराल का भांडा फूटेगा। अरे शशिकला जी, जल्दी से आइए भाई, बहू आ गई है। अजी आ गई। शशिकला नई नवेली बहू का स्वागत करवाती है। आओ छोटी बहू, इस नए परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। आइए प्यारी भाभी जी, मैं आपका सबसे परिचय करवाती हूँ। मैं हूँ बबीता, आपकी जेठानी। ये निशा, पूजा है हमारी ननद, ये छोटे देवर, ये मेरे बच्चे हैं मिश्री और गोलू। हेलो नई चाची। मम्मी आप क्या हमें डेली डेली नई चाची बैंगन की डिश खिलाएंगी? मैं तो मेरे फेवरेट बैंगन का भरता खाऊंगा। और मैं तो अपने लिए चाची से टेस्टी टेस्टी बैंगन का टीका बनवाकर तुझे चिढ़ा कर खाऊंगी। तभी दोनों बच्चों की बात काटते हुए शशिकला, चलो बच्चों, जाकर आराम करो। विशाल बेटा, तू भी दुल्हन को ले जा, थकान चढ़ गई होगी। अगले दिन कोमल नहाकर कमरे में रेडी हो रही होती है, तभी छोटी ननद पूजा आती है। नहीं भाभी, आपको माँ ने किचन में बुलाया है, आ जाइए। तुम चलो, मैं आई पूजा। बहू जैसे रसोड़े में आती है जहां बैंगन का बाजार लगा पड़ा था। भैंस की आंख, ये बावर्ची खाना है या बैंगन का खेत? कहीं मैं खुली आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही? इतनी पन्नी बैंगन का क्या ये लोग अचार डालेंगे? क्या बात है कोमल, रसोड़े में पैर रखते तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उतर गई? अरे बबीता बहू क्यों अपनी देवरानी का छेड़ रही है? बहू फटाफट से कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर ले, फिर खाना बना लेना। सासू माँ, इतने सारे बैंगन किसने मंगवाए हैं? घर में भंडारा है क्या? अरे नहीं बहू, ये जितने भी पन्नी में बैंगन है ना, ये हमारे परिवार के लिए बनेगा। सास की बात सुनकर बेचारी बहू की हवाइयां उड़ जाती हैं। पर सासू माँ, हमारे परिवार के हिसाब से इतने बैंगन काफी ज्यादा हैं। इतने की सब्जी बनाकर बेफिजूल में बर्बाद हो जाएगी। अरे कोमल भाभी, इतने सारे बैंगन की सब्जी थोड़ी बनेगी, बल्कि आपके परिवार वालों की पसंद से पूछकर खाना बनाना है। मेरे लिए तो आप बैंगन का भरवा बना देना, और भाभी मेरे लिए बिल्कुल तीखा मसाला बैंगन बनाना। अच्छा ठीक है जी। देवरानी जी मेरे लिए बैंगन भाजा बनाना। बाकी सासू माँ ससुर जी को बैंगन का भरता पसंद है और देवर जी जेठ जी को बैंगन की चटनी। क्या कहा? बैंगन की चटनी? जी हाँ, वो भी लहसुन हरी मिर्च डालकर सिलबट्टे पर पीसी हुई। हे भगवान, बैंगन नहीं हो गया, बवाल हो गया। किसी को बैंगन का भजिया खाना है, किसी को भरता तो किसी को मसाला बैंगन। मेरे तो भेजे का भजिया बन गया। चिढ़कर वह सब्जी काटना चालू कर देती है, तभी एक बैंगन में से बड़ा सा कीड़ा रेंगते हुए निकलता है। हे भगवान, इतना मोटा कीड़ा है। तभी पति विशाल किचन में आता है। विशाल जी, देख क्या रहे हो? इसे उठाकर फेंको। विशाल कीड़े को फेंक देता है। कोमल, तुम एक कीड़े से डर गई? अच्छा, मैं ये बोलने आया था कि बैंगन की चटपटे से पकौड़ी बना देना। बैंगन की एक और नई डिश सुनकर कोमल दांत पीस लेती है। देखो, मेरी खोपड़ी पहले से ही खराब है, तो मेरे भेजे का कीमा मत बनाओ, दफा हो जाओ। अरे जा रहा हूँ, पर राशन पानी लेके क्यों चढ़ रही हो? अब तो बिल्कुल देख कर बैंगन काटना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, सबसे साफ सुथरा बैंगन चुनकर पकने के लिए गैस पर रख देती हूँ भरते के लिए। बेचारी अकेली बहू को दो काम एक साथ करने में ध्यान भटकता। 1 घंटे बाद ससुराल वालों की कचर पचर चालू हो जाती है। मम्मी, मुझे भूख लगी है, मेरा टेस्टी टेस्टी पनीर टिक्का कब बनेगा? सच में, अब तो भूख के मारे मेरे भी पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। अरे बहू, तुझे अभी तक बैंगन के व्यंजन नहीं बने, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? बस सब तैयार है माँ जी, निशा पूजा को परोसवाने के लिए भेज दो। तभी दोनों काम चोर नंदे ऑर्डर झाड़ती हैं। अरे भाभी, अब आपने बनाया है तो परोस कर भी खिला दो। हाँ, मैं तो हलवाई लग रही हूँ। पसीने पसीने होकर बहू सबको बैंगन परोसती है। तभी देवर अंकित, अरे वाह, तरी वाला बैंगन देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, टूट पड़ो सब लोग। बैंगन खाने वाला चटोरा ससुराल दम भर के बैंगन के पकौड़े, सब्जी, भरता सब कुछ सफा चट करके लंबी डकार मारता है। अरे भाई, ये किसकी भैंसिया खूंटे से खुल गई है? बांधो ले जाकर। अजी, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने डकार मारी थी। वैसे बहू, बैंगन का भरता क्या तीखा चटपटा बनाया था, और चटनी ने आम का अचार फेल कर दिया। फर्स्ट क्लास बनी थी। धन्यवाद सासू माँ। देवरानी जी, अब तो डेली दोनों टाइम हम तुम्हारे हाथों के बने बैंगन खाएंगे। हाँ, कमर कस लो अब। ये सुनकर बहू आलू बुखारा जैसी शक्ल बना लेती है। गई भैंस पानी में। ये इन भूखे नंगे ससुराल वालों को स्वादिष्ट बैंगन खिलाकर मैंने अपने ही पैर पर कहीं कुल्हाड़ी मार ली। बेचारी बहू के ससुराल वालों को तरह तरह के बैंगन की वैरायटी बनाकर खिलाना रोजाना का सिलसिला बन जाता है। रात में, चलो बढ़िया है, आज डिनर में लास्ट बार ये बैंगन बनाना पड़ रहा है, इसके बाद तो
बैंगन खत्म कर नाश्ते में चाप की चटपटी सब्जी बनाऊंगी। ये बैंगन खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। बेचारी बहू ख्याली पुलाव पका रही होती है, तभी देवर ससुर इस बार पूरी 1 बोरी बैंगन मंडी से उठा ले आते हैं। अरे अंकित, अच्छे से हाथ लगवा। हाय, कमर अकड़ गई ससुर। बहू, इन बैंगन में हवा लगवा दे। पापा जी, आप इतने सारे बैंगन किस लिए खरीद के ले आए हैं? गर्मी का मौसम है, खराब हो जाएगा। अरे बहू, ये चूचू बैंगन 1 बोरी सस्ते दाम में पड़ गया तो ले लिया। आज इसे अच्छे से भूनकर खूब तीखी मिर्ची डालकर तरीदार बैंगन बनाना। हाँ भाभी, बाकी बैंगन का अचार लगा देना। बैंगन के अचार की बात सुनकर कोमल गुस्से में ससुर के सामने ही देवर को झाड़ देती है। देवर जी, आपका भेजा हिल गया है क्या? बैंगन का अचार नहीं बनता है। अरे बहू, ये तू तेवर क्यों दिखा रही है? अंकित देवर है तेरा और बना दियो अचार। जी माँ जी। गुस्से में खौलती हुई कोमल तिलमिलाकर तरी वाले बैंगन बनाती। ऐसे में सास अपने सामने खड़ी होकर उसे खड़े मसाले भी पिसवाती है। अरे बहू, ये क्या हल्का हल्का हाथ चला रही है? सिलबट्टे पर बिठाकर हाथ चलाते हैं। देख, मसाला दरदरा है, अच्छे से पीस। जी माँ जी। इतने सारे मिर्च मसाला पिसते बेचारी कोमल का हाथ बिल्कुल लाल पड़ जाता है और वो रोते हुए बैंगन बनाकर परोसती है। ऐसे ही समय गुजरता है। कभी कभी सब्जी काटते काटते बैंगन में कीड़े निकलने के चलते वह बनाने के बाद खाना भी नहीं खाती। उसकी परेशानी विशाल को समझ आती है और वो बातचीत करता है। माँ, माना कि हम सब लोग बैंगन खाने के शौकीन हैं, लेकिन हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि कोमल को बैंगन की सब्जी कुछ खास पसंद नहीं है। वो खाना भी ठीक ढंग से नहीं खाती है और काफी कमजोर भी हो गई है। तभी रसोई में से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और जब सब जाकर देखते हैं कि बहू का हाथ सब्जी से जल गया था। बहू, तेरा ध्यान कहाँ था? देख कितना हाथ जला लिया। तुझे बैंगन की सब्जी नहीं भाती तो तू हमें मुंह खोल कर कह देती ना। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जो हमें पसंद है वो तू भी खाए। चलो, अब से बैंगन बनना बंद, ठीक है? ये सुनकर कोमल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। क्या सचमुच सासू माँ बैंगन नहीं बनेगा? मुझसे रोज रोज बैंगन नहीं खाया जाता, आपको पता है। मैं अपनी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी, चाप की सब्जी खाने के लिए तरस गई हूँ। बहू को उसकी मनपसंद का खाना खाने के लिए रोते देखकर शशिकला दुलार करते हुए कहती है, ना ना मेरी प्यारी बहू, आज मैं खुद अपने हाथों से तुझे तेरी मनपसंद की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। विशाल, जा सफल से अभी जाकर 1 किलो चाप और मटर पनीर भी खरीद के ले आ। जी माँ, लाता हूँ। पति सामान लाकर दे देता है। सास जेठानी दोनों दिल से कोमल की मनपसंद की सब्जी बनाकर उसे परोस कर खिलाती हैं। कोमल कई दिनों के बाद बड़े चाव से खाना खाती है। इसके बाद रोज रोज बैंगन खाने वाले ससुराल का रिवाज भी अब बदल जाता है।